जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ एक ऐसे बच्चे की जिसने आगे चलकर 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाई और आज उस कंपनी की कीमत 1 लाख करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। दोस्तों, इस बच्चे का जन्म नॉर्थ कोरिया के अंदर 1915 में हुआ था और ये बच्चा एक मामूली बच्चा था अपने परिवार से और इसका परिवार काफी ज्यादा गरीब था। इस बच्चे ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए इतनी मेहनत की कि शायद आज वो सब लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। और इस बच्चे का नाम था चंग जू यंग और इसने जो कंपनी बनाई उस कंपनी का नाम था होंडा, जो कि आज के टाइम में दुनिया की तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी है मोटर कार्स के अंदर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चंग जू यंग बचपन से ही एक टीचर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो बचपन में अपनी एजुकेशन को भी पूरा नहीं कर सके। चंग जू यंग को अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना होता था और इतनी मेहनत के बावजूद भी कई दिन और रातें ऐसे निकल जाते थे जो उनकी फैमिली को खाना तक नहीं मिल पाता था। एक दिन वो छोटा सा बच्चा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर की तरफ जाता है और देखता है कि शहर के अंदर जिंदगी बिता रहे लोग ना तो जंगल में काम करते हैं और ना ही कोई हार्ड वर्क करते हैं। इसके बावजूद भी वो लोग अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहे थे। ये सब देखकर चंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वहाँ चंग ने न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि बराबर में ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और वहाँ वर्कर्स की काफी ज्यादा जरूरत है। ये न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल पढ़ के चंग की धड़कनें तेज हो जाती हैं और 1932 के अंदर चंग ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। चंग ने घर से भागने का फैसला किया और अपने एक दोस्त के साथ वो घर से फरार हो गए और 160 किलोमीटर चलने के बाद वो एक सिटी पहुंचे जिसका नाम था कोवोन। और चंग ने वहां जाकर एक कंस्ट्रक्शन लेबरर का काम किया। काम तो काफी मुश्किल था, लेकिन चंग पहली बार इतना अच्छा फील कर रहे थे क्योंकि इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग्स उनको आज तक कभी नहीं आई थी इससे पहले। ये सिलसिला करीब 2 महीने चला, लेकिन उसके बाद फिर उनके फादर उनको ढूंढ लेते हैं और दोबारा से उनको उसी गांव में ले जाते हैं और चंग को फिर से फार्मिंग का काम करना पड़ता है। लेकिन चंग ये बात जान चुके थे कि गांव के अंदर फार्मिंग का काम करके वो अपने घर की गरीबी को दूर नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के बीच एक बात जो अच्छी हुई, चंग ने जो 2 महीने काम किया था उसके अंदर चंग ने पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग को अच्छी तरह सीखा। इसके बाद चंग ने 2 बार घर से भागने की और कोशिश की, लेकिन उनके फादर ने उन्हें हर बार ढूंढ लिया। फाइनली 1934 के अंदर चंग अपना चौथा अटेम्प्ट करते हैं और इस अटेम्प्ट के बाद ना तो उनको कोई ढूंढ पाया और ना ही कोई रोक पाया। वो सोल पहुंचते हैं जो कि आज के दिन में साउथ कोरिया की कैपिटल है। चंग को उस सिटी के अंदर जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो या फिर कोई फैक्ट्री वर्कर। फाइनली उनको वो जॉब मिलती है जिसकी उन्हें तलाश थी। ये एक बकचोंग राइस स्टोर शॉप थी। इस शॉप के अंदर उनको डिलीवरी बॉय की जॉब मिलती है। चंग के काम से स्टोर के ओनर इतने ज्यादा खुश होते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर चंग देखते ही देखते स्टोर के मैनेजर बन जाते हैं और इसके बाद चंग अपनी मेहनत के बलबूते पर उस स्टोर को ग्रो करते हैं। 1937 के अंदर स्टोर के ओनर काफी ज्यादा बीमार हो जाते हैं और चंग की मेहनत को देखते हुए वो पूरा स्टोर चंग के हवाले कर देते हैं और वहीं 22 साल की उम्र में चंग एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे। अगले 2 साल तक चंग ने काफी ज्यादा मेहनत की और पूरे बिजनेस को अपने बलबूते पर काफी ज्यादा ग्रो किया। लेकिन उसी दौरान एक ट्रेजेडी हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। जापान चाहता था कि उनके सैनिकों को सफिशिएंट राइस मिले। जापान जितनी भी राइस की शॉप थी उन सब राइस की शॉप्स की ओनरशिप ले लेता है और वहीं चंग की राइस शॉप भी छिन जाती है। सालों से बनाए हुए बिजनेस एक झटके में खत्म हो जाता है। लेकिन चंग इस बात से परेशान नहीं थे क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जीवन में हार नहीं मानी थी। अगर कोई शख्स किसी भी काम को दिलो जान के साथ करे तो वो किसी भी काम के अंदर सक्सेस हो सकता है। इस कोट्स के साथ चंग आगे बढ़ते रहे और चंग ने एक ऐसा काम ढूंढा जिसके अंदर जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो। चंग ने बहुत ही थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ एक कार रिपेयर का बिजनेस स्टार्ट किया और 1940 के अंदर चंग ने 3000 वॉन का लोन लेकर एक एडो गैराज खोला। इसके बाद 2 महीने के बाद ही उस गैराज के अंदर आग लग जाती है और देखते ही देखते सब कुछ राख हो जाता है उस आग के अंदर जल के। और चंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई क्योंकि चंग को अपना लोन भी देना था और गैराज के अंदर होने वाले नुकसान में कस्टमर को कंपनसेट भी करना था। इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई भी शख्स होता तो वो इजीली हार मान सकता था, लेकिन चंग हमेशा इस सोच के साथ आगे बढ़े कि हमेशा प्रॉब्लम की जगह उसके सॉल्यूशन को ढूंढना चाहिए। चंग ने एक न्यू फ्रेश लोन लिया 3000 वॉन का फिर से और इस बार उन्होंने पहले से भी अच्छा गैराज खोला क्योंकि चंग ये जानते थे कि कंपटीशन इतना ज्यादा है मार्केट के अंदर, लेकिन उसको बीट करने का तरीका सिर्फ टाइम है क्योंकि जो उनके कॉम्पिटिटर थे वो 3 से 4 हफ्ते के अंदर रिपेयर करके देते थे कार को और वहीं चंग 8 से 10 दिन के अंदर काम को पूरा कर देते थे। इस पॉलिसी के साथ चंग का गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि चंग के गैराज के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या 80 तक पहुंच जाती है और वहीं चंग अपना पूरा लोन निपटा चुके थे और साथ ही अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे थे। वहीं चंग इसके चलते अपनी पूरी फैमिली को कैपिटल साउथ के अंदर ही बुला लेते हैं
और चंग के गैराज का ये बिजनेस काफी तेजी के साथ ग्रो हो रहा था। तभी एक ट्रेजेडी हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान को इक्विपमेंट्स बनाने के लिए कुछ गैराज चाहिए थे। इसके चलते वो चंग के गैराज की ओनरशिप ले लेते हैं और एक स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर देते हैं। चंग ने अपने इतने साल की मेहनत में जो कुछ भी बनाया था वो एक बार फिर से जीरो हो जाता है। लेकिन चंग इस बार कॉन्फिडेंट थे और इसके साथ ही उन्होंने 50 लाख वॉन की सेविंग्स भी इकट्ठी कर ली थी। लेकिन वो कॉन्फिडेंट थे कि जो मैंने बिजनेस एक बार बनाया है मैं दोबारा भी उसको बना सकता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के साथ साथ जापान का रूल भी खत्म हो जाता है। वहीं नॉर्थर्न कोरिया के अंदर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और साउथ कोरिया के अंदर अमेरिकन यूनियन का इन्फ्लुएंस था। इसके चलते कोरिया 2 भागों में बढ़ जाता है, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा साउथ कोरिया। इसके बाद चंग 1946 में फिर से सोल आ जाते हैं, लेकिन इस बार बिजनेस तो पुराना था लेकिन नाम नया था। वो अपने बिजनेस का नाम इस बार हुंडई सर्विस सेंटर रखते हैं, जहां हुंडई का मतलब कोरिया के अंदर मॉडर्न होता है। तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिकन अपने सोल्जर्स के लिए कुछ बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं और उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन की लाइन के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। चंग को कंस्ट्रक्शन की फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन उनके अंदर वो पैशन आज भी जिंदा था जो उन्होंने अपनी शुरुआती दौर में कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में लिया था। तभी चंग 1947 के अंदर अपनी खुद की एक कंस्ट्रक्शन हुंडई कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं। शुरुआती दिनों में इस कंपनी को काफी छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिले, लेकिन साल 1950 तक बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के अंदर हमला कर देता है और नॉर्थ कोरिया की आर्मी साउथ कोरिया की सिटी सोल के अंदर तक पहुंच जाती है, जिस कारण चंग को एक बार फिर से पोसान सिटी शिफ्ट होना पड़ता है। जब अमेरिकन साउथ कोरिया के सोल्जर के साथ मिलकर जंग लड़ रहे थे, तब उन्हें हेडक्वार्टर्स, वेयर हाउसेस एंड काफी सारी बिल्डिंग्स की जरूरत थी। तब चंग ने देखा कि अमेरिकन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर अमेरिकन को कुछ चाहिए था तो वो रिलायबिलिटी थी एंड उनको टाइम डिलीवरी चाहिए थी। उन्होंने एक छोटी सी टीम के साथ दोबारा स्टार्टअप किया और इस मोटो के साथ काम किया कि पैसे ठीक होने चाहिए, चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा। इस मोटो के चलते चंग को काफी सारी डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी और काफी सारे लॉसेस भी हुए, लेकिन चंग ने किसी भी प्रोजेक्ट को कभी बीच में नहीं छोड़ा और इसी रिलायबिलिटी के कारण अमेरिकन के साथ चंग के काफी अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। जंग के खत्म होने के बाद कोरिया ने भी अपने यहाँ पर बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर हुंडई ने एक मेजर रोल प्ले किया। साउथ कोरिया के अंदर मौजूद सबसे फेमस और सबसे बड़ा सोयांग डैम और इसके साथ ही सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे हुंडई ने ही बनाया था। 1960 के अंदर चंग की उम्र 50 साल हो चुकी थी और वो एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भी थे, लेकिन वो इसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर लंबे रोड्स तो बना चुके थे, लेकिन अब बारी थी उन रोड पर चलने वाली कार्स की। 1967 के अंदर चंग ने एक हुंडई मोटर्स कार्स कंपनी को एस्टेब्लिश किया और 1968 के अंदर फोर्ड के साथ डील की, जिसके अंदर वो फोर्ड की कोटीना कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये डील काफी सक्सेसफुल रही, लेकिन इसके बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई खुद की कार को असेंबल करे और इसके बाद 1973 के अंदर चंग फोर्ड के साथ अपनी इस डील को तोड़ देते हैं और इसके बाद चंग नए पार्टनर ढूंढने लगते हैं। चंग ने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी को जानने के लिए जनरल मोटर और वोक्सवैगन के साथ भी डील करने की कोशिश की, लेकिन वो सभी इनकार कर देते हैं। लेकिन फाइनली जापान की कंपनी मित्सुबिशी के साथ चंग की डील हो जाती है और साथ ही मित्सुबिशी चंग को उनकी खुद की कार्स को ब्रांडिंग करने की भी परमिशन दे देती है। उसी दौरान कोरियन गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि उनको एक सिटीजन कार चाहिए और जो कि अफोर्डेबल रेट में हो और इस कार के अंदर साउथ कोरिया के अंदर बने ही पार्ट्स का यूज होना चाहिए। चंग ने एक प्लान सेटअप किया और अपनी पहली कार हुंडई पोनी को लॉन्च किया, जो कि कोरिया के हिसाब से बहुत ही अफोर्डेबल रेट में थी और देखते ही देखते हुंडई कंपनी 60% शेयर को कैच कर लेती है शेयर मार्केट के अंदर और सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है साउथ कोरिया की। हुंडई कंपनी साउथ कोरिया के लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसने साउथ कोरिया को रिकंस्ट्रक्ट किया और इकोनॉमिकली काफी ज्यादा मजबूत भी किया और इसके साथ ही साथ लाखों जॉब्स को क्रिएट किया। और इस सब की शुरुआत एक ऐसे गांव के बच्चे ने की जिसके पास ना तो खाना था और ना ही पहनने के लिए कपड़े थे, लेकिन उसके पास एक विजन था, एक ख्वाब था जिसको उसने पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया और अपनी लाइफ के अंदर कभी हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना कि जिस किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं एक ऐसी ही दूसरी वीडियो के अंदर।